अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ही बोरिंग लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथ ही इस वीडियो के एंड में हम कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग और एक्टिव रिकॉलिंग करेंगे सो दैट कि जितने भी लॉज और प्रोविजंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे आपके स्ट्रेंथन हो जाएं और साथ ही एक क्विक रिवीजन टेबल भी मिलेगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वो सारे इवेंट्स मेंशन्ड हैं जिन्होंने हमारे करंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल से और मेकिंग ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। ठीक है, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड इन इंडिया एज ए ट्रेडिंग कंपनी विद एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स विच वर गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द क्वीन एलिजाबेथ वन by a royal charter in 1600. I think date was 31st December 1600. ठीक है, देन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बाय एंड लार्ज एक कमर्शियल और ट्रेडिंग कंपनी जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी इन टी, ओपियम, स्पाइसेस एंड मेनी मोर थिंग्स। बट धीरे धीरे क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो इंडियन पॉलिटिक्स थी उस टाइम की, जो एम्परर्स थे, राजा महाराजा थे, उनको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया और वो आई वुड से कि वो उस टाइम की जो पॉलिटिक्स थी उसमें वो इंटरेस्ट लेने लगे। तो क्या हुआ कि 1765 था, बैटल ऑफ बक्सर। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था और आई वुड से कि वाटरशेड मूवमेंट था जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को उस दीवानी राइट्स मिल गए थे। कहाँ पे? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, तो इन एरियाज में इनको दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स बेसिकली रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स। और किसने दिए थे? मुगल एम्परर शाह आलम थे उस टाइम, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दिए। जब उनको रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स मिले तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू एक टेरिटोरियल पावर में टेरिटोरियल पावर्स आने लगी एक तरह से। देन नेक्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट था सिपॉय म्यूटिनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, जिसके बाद 1858 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और उससे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो जाता है, क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। देन 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है एंड मार्क माई वर्ड्स, 15 अगस्त 1947 को जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है तो उस टाइम वी आर डोमिनियन। डोमिनियन मतलब कि नॉमिनल हेड तो अभी भी हमारा क्राउन नहीं है। ठीक है, जब 26 जनवरी 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो जाता है देन वी बिकम रिपब्लिक। तो ये जो 1600 से 1950 तक के जितने भी इवेंट्स थे जिन्होंने हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस किया है, हम उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। और ये क्रोनोलॉजी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंपनी रूल एंड देन क्राउन रूल। 1873 से 1858 कंपनी रूल है, देन 1858 से 1947 तक क्राउन रूल है। और जो कंपनी रूल था उसके अंदर अराउंड 8 एक्ट्स पढ़ेंगे जो रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट, देन फिट्स इंडिया एक्ट, फिर एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट्स पढ़ेंगे। 4 चार्टर एक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार्टर एक्ट्स। ठीक है, एंड देन क्राउन रूल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट हुआ है। देन कुछ काउंसिल एक्ट्स आए थे, जो काउंसिल एक्ट्स है वो बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की पावर्स से रिलेटेड थे, तो इसलिए उनको काउंसिल्स एक्ट बोला गया है। और यहाँ पे जो रेगुलेटिंग एक्ट है बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर को रेगुलेट करना। देन चार्टर एक्ट ध्यान में रख लेंगे कि जैसे सी फॉर कमर्शियल, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल पावर्स थी, ट्रेडिंग पावर्स थी और ट्रेडिंग राइट्स थे, उनको चेंज करना, रिड्यूस करना, ये सब चार्टर एक्ट्स के अंडर हुआ है। तो हम आगे देखेंगे, जस्ट अंडरस्टैंड कर लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स और काउंसिल एक्ट्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट नोमेनक्लेचर यूज हुआ है ना, तो जस्ट टू मेक सेंस ऑफ द थिंग्स। ठीक है, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बिगिनिंग हुई। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इवन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्फ्लुएंस्ड है। देन बिकेम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके बाद हम इंडिपेंडेंट हो गए 15 अगस्त 1947 को, इम्पोर्टेंट डेट ऑब्वियसली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कंपनी रूल। कंपनी रूल में रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट एक्ट है। एक ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट स्टेप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। और आई वुड से कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंक्रीजिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट्स कंट्रोल ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि अभी तक क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है, अपना ट्रेड कर रही है और बहुत सारी चीजें उस टाइम ऐसी हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कभी प्रॉफिट में है, कभी लॉस में है, बहुत सारा करप्शन भी चल रहा है।
ऑफिशियल्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स है। ब्रिटेन के जो अदर मर्चेंट्स हैं उनके पास वो पावर्स नहीं है। तो बेसिकली इट बिकेम इम्पोर्टेंट कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करे। ठीक है, इट वाज अ फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया। मींस अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जस्ट एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह काम कर रही थी, लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी इज मोर देन द जस्ट ट्रेडिंग कंपनी, उसके कुछ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं इंडिया में। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अब चीजों को रेगुलेट करना स्टार्ट किया जा रहा है। अब सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है कि भाई हाँ, ये एक मतलब होता है ना कि पावर सेंटर है, यहाँ से चीजें रेगुलेट होंगी कि हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स वो इंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी, देन फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वर रिकॉग्नाइज्ड एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आगे हम देखेंगे कि एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1833 आया है उसमें बिल्कुल ही सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब जब सेंट्रलाइजेशन हो रहा है तो कुछ चीजें हैं जैसे गवर्नर, ऑब्वियसली काफी रोल होता था गवर्नर का उस टाइम, तो गवर्नर को एक तरह से डेजिग्नेशन और एनहांस कर दिया गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल वुड बी कॉल्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट सच गवर्नर वाज द वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स अब वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, प्रेसिडेंसी जो वर्ड है उसको बस ऐसे याद रखिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, तो ये समझ लीजिए कि उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हुआ करता था प्रेसिडेंसी। तो जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के का सबॉर्डिनेट बना दिया गया। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनको एक 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे देगी जो गवर्नर जनरल के साथ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। ठीक है, और यहीं से सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ है इन कलकत्ता, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और साथ में कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो प्राइवेट ट्रेड में भी एंगेज होते थे। तो यहाँ से इस एक्ट से प्रोहिबिट कर दिया गया है कि जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू जा नहीं रहा है, लॉसेज हो रहे हैं, कंपनी खुद लॉस में चल रही है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली चीज़ें रेगुलेट जब हो रही हैं तो ये हुआ कि प्रोहिबिट कर दिया गया प्राइवेट ट्रेड बाय फॉर द कंपनी ऑफिशियल्स। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे अब आजकल होता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारी कंपनीज में, तो ऐसे ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एज ए नॉमेनक्लेचर यूज हुआ करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये बोला गया कि दे हैव टू रिपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन टर्म्स ऑफ द सिविल मिलिट्री वट एवर फंक्शंस दे आर डूइंग, दे हैव टू रिपोर्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, 2-3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें यही हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल आई फर्स्ट टाइम। देन सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया इस एक्ट से और प्राइवेट ट्रेड को प्रोहिबिट कर दिया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईच एंड एवरीथिंग रिपोर्ट करनी है अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अमेंडिंग एक्ट ऑफ द 1781। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, उसमें ये समझ लो कि उसके कुछ लूप होल्स कह सकते हैं या फिर उसकी कुछ वीकनेसेस थी, उनको एक तरह से अमेंड करने के लिए एक नया एक्ट आया, इसीलिए उसका नाम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है। जैसे हम लोग आज की डेट में कुछ अमेंडमेंट एक्ट्स पास होते हैं ना कि कुछ एक्ट है, उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, तो द सेम वे। ठीक है, इसको बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ये पॉइंट ऐसे याद रख लेना, पता नहीं क्यों कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, समझ नहीं आता क्यों आते हैं कि ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया था। ठीक है? अब यहाँ पे इस वाले एक्ट में ज़्यादातर बातें जो हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स से रिलेटेड हुई थी, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, एक चीज़ ना यहाँ पे याद रख लेना, गवर्नर जनरल इन काउंसिल ना क्या चीज़ है? जैसे गवर्नर जनरल और ये जब अपनी 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ बैठेंगे ना, तो ये एक तरह से जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल 1+4 की जो बॉडी है, ये एक तरह से बॉडी कॉर्पोरेट की तरह काम करेगी और हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है होगी, ठीक है? तो इसी को गवर्नर जनरल इन काउंसिल बोला गया। सो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के ऑफिशियल डिसीजंस और जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, वो भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी डिसीजंस लेते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया और एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है? कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पावर यहाँ पे कम कर दी। और सुप्रीम कोर्ट को एक चीज़ और, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे
तो उनकी जो अपील्स थी वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएँगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाएँगे। मतलब ये जो बॉडी है, यही बॉडी अपील्स को सुनेगी। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट से अपील जाती है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भई नहीं, अपील्स हमारे पास आएँगी, ठीक है? देन एक चीज़ बोली गई कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में जितने भी लोग हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर पर्सनल लॉज़। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हिंदूज़ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तो हिंदू लॉ से एडमिनिस्टर किए जाएँगे। अगर मुस्लिम्स के कुछ हैं, तो मोहम्मदियन लॉज़ उस टाइम हुआ करते थे, उनके थ्रू एडमिनिस्टर किया जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। इसमें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं, उन्हीं के बारे में अमेंडमेंट हुआ था ज़्यादातर। ठीक है, देन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक्ट है नेक्स्ट इज़, वो है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ है, पहली बात तो ये उस टाइम जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट, उनके टाइम में ये एक्ट पास हुआ था, तो पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम है। देन यहाँ पे बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस हैं, उनको डिस्टिंग्विश किया गया। मतलब पॉलिटिकल और ट्रेड रिलेटेड जो फंक्शंस हैं, उनको सेग्रीगेट किया गया है, ये कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। जैसे पिट्स है तो पॉलिटिकल एंड पीस फॉर ट्रेड, ठीक है? पॉलिटिकल एंड ट्रेड, ठीक है? ट्रेड मतलब कमर्शियल हो गया ना, तो ये हमेशा याद रहेगा कि पिट्स से पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश किया। और इसने इस वाले एक्ट ने एक ड्यूअल कंट्रोल स्टार्ट कर दिया। ड्यूअल कंट्रोल का मतलब है कि एक नई बॉडी एस्टेब्लिश की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ से एस्टेब्लिश हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट से। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के सारे मेंबर्स थे। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इनको बोला गया है कि ये पॉलिटिकल अफेयर्स को वॉच ओवर करेंगे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी थी, वो कमर्शियल अफेयर्स को देखेगी। ठीक है? तो बेसिकली डिस्टिंग्विश कर दिया ना पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो कमर्शियल अफेयर्स को देखेगी। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये न्यू बॉडी एस्टेब्लिश हुई थी इसी टाइम, ठीक है? इसमें ज़्यादातर ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर्स थे, ठीक है? और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसमें कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स थे। देन एक तरह से ये जो पिच इन एक्ट है ना, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो स्ट्रेंथन कर दिया ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। और फर्स्ट टाइम ये पॉइंट याद रखना कि फर्स्ट टाइम में जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी भी टेरिटरीज़ यहाँ पे एक्वायर करी थी इंडिया में, तो अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। तो बोला गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिन भी टेरिटरीज़ पे रूल कर रही है, वो सारी ब्रिटिश की पोज़ीशंस हैं, ब्रिटिश की अमानत है। ठीक है? तो फर्स्ट टाइम ये एक तरह से रिकॉग्निशन आया था। ठीक है? तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, याद रख लेना। ड्यूअल कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ड्यूअल गवर्नमेंट और डबल रूल कह सकते हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे स्ट्रांग हो रहा है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज़ थी उनको ब्रिटिश पोज़ीशंस बोला गया फर्स्ट टाइम। ठीक है? देन एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786 टाइम है तुम्हारा कॉर्नवालिस का टाइम है। लॉर्ड कॉर्नवालिस हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम। तो उनको बोला गया कि आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट मिल रही है, तो उन्होंने बोला कि मैं ये पोस्ट लूँगा। उससे पहले मेरी 2 डिमांड्स हैं कि जैसे जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है ना, जैसे ये गवर्नर जनरल हो गए, ये इनके पास 4 मेंबर की बॉडी है। तो उसके जो डिसीजंस होंगे ना, उन पे मेरे को ओवरराइडिंग पावर चाहिए। और साथ में उन्होंने बोला कि आई वुड बी कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ बेसिकली आर्मी चीफ है ना। तो ये 2 डिमांड्स उनकी थी और इन्हीं डिमांड्स को अकोमोडेट करने के लिए एक एक्ट ऑफ 1786 पास किया गया। ठीक है? बस इतना सा है इस एक्ट में, कुछ खास नहीं है, ठीक है? बस ये याद रखेंगे कि कॉर्नवालिस का टाइम है और उन्होंने 2 डिमांड्स की, उन डिमांड्स को अकोमोडेट करने के लिए ही ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है? नेक्स्ट है चार्टर एक्ट्स। अच्छा, एक चीज़ आगे जाने से पहले मैं बता देती हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट्स में क्या डिफरेंस है? हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट्स बेसिकली क्या करते हैं कि स्टार्टेड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब वो रेगुलेट कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को और ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। तो वो जितने भी एक्ट्स उस चीज़ के लिए पास हुए थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पे बढ़ाते जाना है, वो रेगुलेटिंग एक्ट्स में है। चार्टर एक्ट्स सी फॉर कमर्शियल। बेसिकली चार्टर एक्ट्स में जो कंपनी की जो कमर्शियल भूमिका थी और कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग रोल था, उसको ग्रेजुअली एंड किया गया है। ठीक है? हम आगे देखेंगे। एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल ऑब्वियसली बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट चार्टर एक्ट्स में 1793 का चार्टर एक्ट, देन 1813, 1833, 1853, ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखना है, ये 20-20 साल के गैप पे हैं। ठीक है? चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इस एक्ट में क्या हुआ कि जो ओवरराइडिंग पावर थी, डिसीजन ओवरराइडिंग पावर जो कॉर्नवालिस को दी हुई थी, तो इस एक्ट से चार्टर एक्ट से बोला कि जो वो ओवरराइडिंग पावर है, वो सारे गवर्नर जनरल्स को के पास रहेगी। तो यहाँ पे पर्पज़ समझना है कि भई ऑब्वियसली गवर्नर जनरल उस टाइम एक इम्पोर्टेंट बॉडी है और सेंट्रलाइज़ेशन धीरे-धीरे होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको और पावर्स दी जा रही हैं, ये समझना, ठीक है? एंड
मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर बॉम्बे एंड मद्रास। अब बॉम्बे एंड मद्रास को हमने देखा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहां से सबॉर्डिनेशन हो गया, तो ये अगेन और ज्यादा सबॉर्डिनेट कर रहा है कि भाई जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको और ज्यादा पावर्स एंड कंट्रोल्स दे दिए हैं ओवर बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट का कि जो ट्रेड कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसकी जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि नेक्स्ट एक्ट आता है 1813 में, तो 1813 से पहले कुछ कहा नहीं जाएगा। मतलब बेसिकली ये बोल दिया गया कि हाँ 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली वो एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, एंड देन कमांडर इन चीफ, जो अभी आर्मी चीफ कॉर्नवालिस ने बोला कि आई विल बी द आर्मी चीफ, तो यहाँ इस एक्ट में बोला कि कमांडर इन चीफ है ना वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का पार्ट नहीं होंगे अनलेस अपॉइंटेड। इसका पर्पज शायद ये होगा कि वो बेसिकली मिलिट्री और सिविल अफेयर्स को सेग्रीगेट करना चाह रहे होंगे फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देन बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पिट्स इंडिया एक्ट से एस्टेब्लिश हुआ था, तो उसके मेंबर्स और स्टाफ ना दैट विल बी पेड बाय इंडियन रेवेन्यू। देखो अगेन ये यहाँ पे चार्टर एक्ट है ना, तो कमर्शियल मैटर्स की बातें हो रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं उसमें सारे, और उनको सैलरीज कहाँ से जा रही हैं, इंडियन रेवेन्यू से। ठीक है, लूटा है इंडिया को ना। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या कहता है, जो ट्रेडिंग राइट्स एक्सटेंड किए गए थे यहाँ पे पिछले वाले एक्ट में, उनको एक तरह से यहाँ पे अब एंड किया जा रहा है कि एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्ट इन टी एंड ट्रेड, मतलब ट्रेड मोनोपोली को एंड किया गया है, लेकिन जो इंडिया में जो टी का ट्रेड है और साथ में जो चाइना के साथ उनका जितना भी ट्रेड होता था, वो उसमें अभी भी मोनोपोली रहेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन पीवाईक्यूज में डायरेक्ट ये स्टेटमेंट कई बार पूछी गई है कि ये कौन से एक्ट का प्रोविजन है, समथिंग समथिंग। ठीक है, ओके, देन असर्टेड क्राउन सोवरेनिटी, क्राउन की सोवरेनिटी को असर्ट किया गया कि भाई अगेन जैसे बताया था ना, पिट्स इंडिया एक्ट में बोला कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज हैं दैट आर क्राउन्स पोजीशंस, तो अगेन यहाँ पे फिर से असर्शन हुआ कि जो क्राउन की सोवरेनिटी को असर्ट किया गया ब्रिटिश इंडिया पे। देन क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया, और स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन, कि इंग्लिश एजुकेशन, जैसे ये हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था, इसके थ्रू 1 लाख रुपए उस टाइम अलोकेट हुए थे फॉर स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो याद रख लेना, और लोकल गवर्नमेंट्स को टैक्स इम्पोज करने की पावर दी गई। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट्स में जो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो ये चार्टर एक्ट एक तरह से फाइनल स्टेप है सेंट्रलाइजेशन का। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। मतलब ब्रिटिश का इंडिया में जितना भी कंट्रोल है उसको एक तरह से एक सेंटर पॉइंट से कंट्रोल किया जाएगा, और वो बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे, और फर्स्ट ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिंग। तो ये अगेन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिंग। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट कमर्शियल रोल। अब क्या हुआ कि जो ट्रेडिंग राइट्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में 20 साल के लिए एक्सटेंड हो गया, टी और ट्रेड विद चाइना के अलावा मोनोपोली एंड हो गई थी। अब यहाँ क्या हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल रोल है वो कंप्लीटली एंड कर दिया कि भाई आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम फुली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कि भाई आप जो भी लॉज एंड रूल्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह देखो, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, और कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी संभालो। ठीक है, एक ये सिंपल पॉइंट है, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है कि लॉज अंडर प्रीवियस एक्ट, प्रीवियस एक्ट के अंदर जितने भी लॉज बने थे उनको रेगुलेशन बोल रहे थे, और जो 1833 एक्ट के अंदर जितने भी एक्ट्स हैं उनको एक्ट्स बोला गया। नोमेनक्लेचर डिफरेंस है, कुछ नहीं। ठीक है, देन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अभी तक क्या हुआ था वहां पे, जो सिविल सर्विसेज में जितने भी ऑफिशियल्स थे वो बाय एंड लार्ज गवर्नर जनरल अपॉइंट करते थे, कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट्स आते थे। तो बेसिकली वहां पे जो सिविल सर्विसेज में मेरिट सिस्टम नहीं था, तो 1833 एक्ट से ये प्रोविजन आया कि फॉर सिविल सर्वेंट्स देयर शुड बी ओपन कंपटीशन और मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन सिस्टम। ठीक है, बट ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उस टाइम, जो कंपनी के हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी, उन्होंने अपोज किया इस चीज का, और दैट्स वाई ये अटेम्प्ट भी निगेट हो गया था। मीन्स अभी कोई ओपन कंपटीशन नहीं है सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, याद रख लेना। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया गवर्नर जनरल काउंसिल। कैसे, इस एक्ट से पहले जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है 1+4 बॉडी, अभी तक हम देखते आ रहे हैं ना 1+4, सारे काम कर रही है,
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, मतलब वो ऑल इन वन बॉडी है। अब क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट करने की बातें हो रही हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, याद रख लेना, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वर सेपरेटेड ऑफ द गवर्नर जनरल। लेजिस्लेटिव मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पार्लियामेंट है, वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, गवर्नमेंट हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब 6 न्यू मेंबर्स टू द काउंसिल एज ए लेजिस्लेटर्स, इनको 6 लेजिस्लेटर्स ऐड हुए एक तरह से उस काउंसिल में, मतलब अब क्या हो गया, 1 + 4 + 6 मेंबर्स हो गए। ठीक है, ये तो अभी तक मतलब ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगी 1 + 4 वाली, और ये जो 6 न्यू मेंबर्स हैं, ये एक तरह से आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम करेंगे, और इस 6 न्यू मेंबर्स टू द काउंसिल, इनको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया, और इट वाज द मिनी पार्लियामेंट ऑफ द टाइम। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मिनी पार्लियामेंट वाला कंसेप्ट कौन से चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से स्टार्ट हुआ। और साथ में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस, जो अभी पीछे वाले एक्ट 1833 में जिसका अटेम्प्ट हुआ था, बट हो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। तो ये ध्यान रखना कि 1853 में जाके फाइनली ये इम्प्लीमेंट हो गया है, या फिर कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट करेंगे। देन कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विसेज ओपन टू इंडियंस ऑल्सो। 2 टाइप की सिविल सर्विसेज होती थी, जैसे अभी भी होता है हमारे यहाँ पे भी। कॉम्बिनेटेड का मतलब है कि जो हाई ग्रेड, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज टाइप से, हमारी जो अभी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उस टाइप से, और नॉन कॉम्बिनेटेड जो होती थी वो लोअर ग्रेड वाली होती थी, विदाउट लॉ भी जिनको क्रिएट किया जाता था। कह सकते हैं कि हाँ, ये थोड़ा जैसे क्लरिकल और पियोन जॉब्स के वाली जो जॉब्स हैं वो सब आ जाते हैं। तो उनमें वो भी इंडियंस के लिए भी ओपन हो गई, तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अकॉर्डिंगली मकौले कमेटी बनी थी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, अब जो लोकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो 6 जो न्यू मेंबर्स एज ए लेजिस्लेचर्स इंक्लूड किए गए हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, तो उसमें से जो 4 मेंबर्स होंगे, 4 आउट ऑफ 6 विल बी लोकल्स, एंड लोकल्स बेसिकली मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से वो मेंबर्स होने थे। तो अभी यहाँ तक हमने पढ़ लिया है क्या, कंपनी रूल। कंपनी रूल 1853 तक चला है। 1857 की रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन को लगने लगा कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम ठीक नहीं कर रही है इंडिया में, और हमें कंट्रोल लेने की रिक्वायरमेंट है। सो ओवर द टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ 1857 रिवोल्ट के बाद। इसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं? पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया। ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया। ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इंडिया का। ठीक है, और इस एक्ट को ना द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया। तो ये अपने आप में एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द एक्ट वाज नोन एज द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, मतलब एक तरह से ये सिंबलाइज कर रहा था कि भाई अब चीजें हम ठीक कर देंगे, और अभी ये वाला जो एक्ट है वो इंडिया को अच्छी तरीके से गवर्न करने के लिए है, गुड गवर्नेंस आएगी अब। दो ऐसा हुआ नहीं कुछ। ठीक है, तो और साथ में ना न्यू पोस्ट क्रिएट हुई हैं 2, वाइसराय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। याद रखेंगे कि जो अभी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाली जो पोस्ट थी, उसी को रिप्लेस कर दिया गया विद वॉइसराय। वॉइस रॉय मतलब ऐसे याद रखेंगे कि जैसे रॉयल के वॉइस, मतलब एक तरह से रॉयल के बाद जो सेकंड हाईएस्ट कोई भी एंटिटी है तो वो वॉइसराय है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, और फर्स्ट सच वॉइसराय वाज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विद 15 मेंबर काउंसिल एस्टेब्लिश हुआ। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये एक पोस्ट थी, इसको हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर फॉर इंडिया ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको अबोलिश कर दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिकॉल करिए, जो पिट्स इंडिया एक्ट से जो एस्टेब्लिश हुआ था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, तो इन दोनों को एंड कर दिया गया। ठीक है, याद रख लेंगे। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल मतलब जब वो 15 मेंबर्स की काउंसिल के साथ बैठेगी एज ए कलेक्टिव बॉडी, तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट और कह सकते हैं कि लीगल एंटिटी का दर्जा दिया गया। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी एक तरह से उसको बना दिया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या-क्या प्रोविजंस हैं, फटाफट देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया है। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया है। इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया है। वायसराय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की न्यू पोस्ट आई हैं। वायसराय फर्स्ट ऐसे वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विद 15 मेंबर काउंसिल एज ए बॉडी वाज बॉडी कॉर्पोरेट और आ लीगल एंटिटी। ठीक है, देन इंडियन काउंसिल एक्ट्स। अब देखो हमने रेगुलेटिंग एक्ट्स पढ़े, चार्टर एक्ट्स पढ़े।
अब उसके बाद आते हैं काउंसिल एक्ट्स। काउंसिल एक्ट्स मतलब ये बेसिकली लेजिस्लेटिव काउन ऐसे याद रख लेना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में कुछ तो बात हुई यहाँ पे, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है 1861 देन 1892 एंड 1909, ठीक है? अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ गया, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, तो उनको रियलाइज़ेशन हुआ कि अब हमें पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन अपनानी पड़ेगी, मतलब इंडियंस को एसोसिएट करना पड़ेगा इन लॉ मेकिंग और इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये काउंसिल एक्ट्स आए थे। तो जैसे फर्स्ट काउंस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया, ये एक तरह से बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस थी। कि जैसे हमारे इंडियन पार्लियामेंट आज एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है ना, कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि इसी तरह का कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1861 से स्टार्ट हुआ। इंडियन रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में स्टार्ट हुई। कैसे? फॉर एग्जांपल जब लॉर्ड कैनिंग जो उस टाइम के वॉइसरॉय थे, उन्होंने 3 लोगों को नॉमिनेट किया इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल एक बार समझ लो। ऑफिशियल मतलब जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं या फिर जो उस कंपनी हुआ करती थी, कंपनी के ऑफिशियल्स, तो वो सारे ऑफिशियल मेंबर्स हैं। लेकिन जो इंडियन मेंबर्स जितने भी हुए, जो काउंसिल्स वगैरह में हैं, उनके लिए जो वर्ड उनके लिए ये नॉन ऑफिशियल वर्ड यूज़ हुआ है बेसिकली, ठीक है? और ये मतलब नॉमिनेटेड वगैरह हैं, ठीक है? तो ये 3 लोग कौन थे? इनके नाम भी एक बार आपको याद ही होने चाहिए। कब किस क्वेश्चन में क्या पूछ लें, कुछ पता नहीं है। तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ये 3 लोग थे जिनको नॉमिनेट किया था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है? और यहाँ से डिसेंट्रलाइज़ेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब हम देख रहे थे ना कि सेंट्रलाइज़ेशन रेगुलेटिंग एक्ट एक्ट से स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे-धीरे 1833 तक वो एकदम पीक सेंट्रलाइज़ेशन पे पहुँच गए, जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट आ गई। अभी काउंसिल एक्ट 1861 से क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और पोर्टफोलियो सिस्टम जैसे आज की डेट में हम पोर्टफोलियो होता है ना कि भई हाँ, जैसे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ वगैरह हैं, एक तरह से वो पोर्टफोलियो सिस्टम है कि भई पर्टिकुलर लोग हैं, उनको एक पोर्टफोलियो दे दिया, उनको एक सब्जेक्ट दे दिया, ठीक है? पोर्टफोलियो सिस्टम का इनिशिएशन, देन वाइसरॉय को ये पावर दी गई कि वो ऑर्डिनेंसेस इश्यू कर सकते हैं और उन ऑर्डिनेंसेस की जो लाइफ होगी वो 6 मंथ्स होगी, ठीक है? अभी यहाँ से क्या हुआ, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब, यहाँ पे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनी, ठीक है? तो जो इस एक्ट के 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हुई है और इंडियन रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बाय नॉमिनेशन और इनिशिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, पोर्टफोलियो सिस्टम एंड ऑर्डिनेंसेस बाय वॉइसराय, और ऑर्डिनेंस की लाइफ होती थी 6 मंथ्स, और न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय द बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब, ठीक है? इंडियन काउंसिल एक्ट ना 1892 क्या कह रहा है कि जो 61 का था, तो उन्हीं चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड किया गया और साथ में इंक्रीज़ काउंसिल साइज़, मतलब काउंसिल्स की जो स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ मेंबर्स वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, साथ में उनकी पावर्स भी इंक्रीज़ हो रही है। पावर्स इंक्रीज़ होने का मतलब है कि भई जैसे बजट रिलेटेड डिस्कशंस हो गए और कुछ एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछना वगैरह, ये चीज़ें थोड़ी स्टार्ट होने लगी हैं। काउंसिल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की एंट्री होती जा रही है, मतलब इंडियंस को अभी एंटर किया जा रहा है काउंसिल्स में। एक चीज़ ये याद रखना है कि जो बजट सिस्टम वो इंडिया में 1860 से आया। इससे पहले जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का कोई प्रॉपर लेखा-जोखा नहीं होता था। अब है नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल्स। ये जो नॉन ऑफिशियल्स हैं, इनका नॉमिनेशन हो रहा है, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें वाइसराय कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें गवर्नर कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो लोकल बॉडीज़ हैं, म्युनिसिपैलिटीज़ वगैरह, उनकी हेल्प से, और वॉइसराय बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, उनकी हेल्प से कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है कि इस एक्ट ने एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविज़न बना दिया इलेक्शंस का। बट ये ध्यान रखना है कि इलेक्शन वर्ड कहीं पे यूज़ नहीं हुआ था, और ये जो नॉमिनेशन वाला प्रोसेस है, कह सकते हैं कि ये एक तरह से इनडायरेक्ट प्रोविज़न है इलेक्शंस का, ठीक है? देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसको मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म बोला गया है। मॉर्ले उस टाइम हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ करते थे, मिंटो वाइसराय हुआ करते थे, तो उनके टाइम में एक जो ये काउंसिल ऑफ एक्ट आया था 1909, इसलिए मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स बोला गया। यहाँ से फिर काउंसिल्स का साइज़ इंक्रीज़ होने लग रहा है, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों जगह काउंसिल्स के साइज़ बढ़े हैं। जैसे सेंट्रल पे उस टाइम 60 16 से 60 हो गए। प्रोविंशियल जो काउंसिल्स थी,
उनका साइज़ मतलब बड़ा है बट नॉट यूनिफ़ॉर्म, मतलब सबके अलग-अलग साइज़ हैं। जैसे अब ऑब्वियसली जैसे हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स अलग-अलग हैं, तो सेम वे, ठीक है? अब भी ये चीज़ देखनी है कि जो इस टाइम तक काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 तक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें तो अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी है। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी बढ़ गई है। मतलब इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन अभी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में काफ़ी हद तक आ चुकी है। ठीक है? तो ये एक तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेंगे कि इस एक्ट के टाइम पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ऑफिशियल मेजॉरिटी है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी है। देन एनलार्ज्ड काउंसिल्स फंक्शंस, यहाँ से काउंसिल्स के फंक्शंस को बढ़ा दिया गया है, जैसे कुछ वो क्वेश्चन कर सकता है, रेज़ोल्यूशन, बजट एटसेट्रा, एटसेट्रा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियंस एसोसिएशन विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इंडियंस को अब जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से उसमें भी एसोसिएट करना स्टार्ट हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली और ही सर्व्ड एज ए लॉ मेंबर। ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया, मीन्स दे केम ए प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट है तो जो मुस्लिम कैंडिडेट के लिए जो वोट डालने वाली पॉपुलेशन है वो भी मुस्लिम पॉपुलेशन ही होगी। बाकी अदर कम्युनिटी के मेंबर्स उनके लिए वोट नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से इस एक्ट ने कम्युनलिज्म को लीगलाइज़ कर दिया और जो मिंटो वाइसरॉय थे उस टाइम उनको एक तरह से फादर ऑफ कम्युनलिज्म बोला जाता है, क्योंकि उन्हीं का स्टार्ट किया हुआ सिस्टम है ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाला। दो अभी आज करंट डेट में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, देन कम्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है, क्योंकि मोंटेगू उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंड चेम्सफोर्ड वाज़ द वाइसरॉय। देन उन्होंने यहाँ से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है, यहाँ से इंट्रोड्यूस होती है प्रोविज़न ऑफ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट। ठीक है? रिस्पांसिबल गवर्नमेंट जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है दैट इज़ रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है? रिस्पांसिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ठीक है? जवाबदेही जिसकी होती है। तो उसका इंट्रोडक्शन होता है रिस्पांसिबल गवर्नमेंट्स का यहाँ से। जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं उनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। वाया डिवोल्यूशन रूल्स। डिवोल्यूशन रूल्स का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं ना कि पावर डिवोल्यूशन होना चाहिए सेंटर टू स्टेट्स, तो वो ही एक तरह से उसी चीज़ को बोला गया है कि कुछ डिवोल्यूशन रूल्स के तहत स जो उस टाइम के फेडरल सब्जेक्ट्स थे उनको सेंट्रल और प्रोविंशियल 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया। वो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी, उनके लिए रेस्पेक्टिव लिस्ट बना दी गई कि इन पे सेंटर गवर्न कर सकती है, इन पे प्रोविंसेस गवर्न कर सकती हैं। हाउएवर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर वाज़ सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। ठीक है? फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में बाइफरकेट कर दिया गया और वी कैन से कि द सिस्टम ऑफ डायरकी स्टार्टेड। डायरकी मतलब ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है? रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे जो गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास होते थे, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट मतलब जो इंडियन मिनिस्टर्स थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया। इन सब्जेक्ट्स के साथ आप डील कर सकते हो। ठीक है? तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे पुलिस हो गया, जस्टिस हो गया, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, ये रिजर्व्ड मैटर्स थे। ठीक है? इनको गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल डील करती थी और वो अकाउंटेबल नहीं होते थे इनके लिए। और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में बेसिकली जो हमारे इंडियन मिनिस्टर्स थे, जो जनता को अकाउंटेबल थे, तो वो गवर्न कर फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्ट इलेक्शंस का जो प्रोविज़न है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 से आया है। दो जो फ्रेंचाइज़ी थी दैट वाज़ वेरी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन एटसेट्रा। ठीक है? ये क्राइटेरिया था। मतलब जैसे आज हमारे इंडिया में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी है। मतलब कोई मतलब नहीं है किसके पास क्या एजुकेशन है, टैक्स है। ठीक है? हर एक 18 प्लस जो भी है वो एवरीवन कैन वोट। ये बाइकैमरलिज़्म एट सेंटर, सेंटर पे बाइकैमरलिज़्म स्टार्ट हुआ, जिसमें मतलब बेसिकली जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है? और जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो 1909 में स्टार्ट हुई फ्रॉम मुस्लिम्स, उसको एक्सटेंड कर दिया गया टू द 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू द 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। देन एक ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर एस्टेब्लिश किया गया, जिसे कह कह सकते हैं कि एम्बेसडर की तरह। ठीक है? ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर लंदन में स्टार्ट हुआ, और जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें 6 मेंबर्स होते थे, उनमें बोला गया कि जो 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे।
एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ बिकॉज़ आर्मी चीफ है ना, तो वो तो इंडियंस को नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, इस तरह से उस टाइम के हालात थे। तो बाकी जो 3 आउट ऑफ 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स वो इंडियंस होंगे, ठीक है? देन ली कमीशन एस्टेब्लिश हुआ। उन्होंने एडवाइस किया कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए। एंड देन ओवर द टाइम सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश हुआ। देन फर्स्ट टाइम क्या सेपरेट हुआ है, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट। मतलब अभी तक जो बजट का बाइफर्केशन नहीं हुआ था, बजट सिस्टम स्टार्ट हो चुका है 1860 से, लेकिन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट का जो सेपरेशन है वो फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? देन स्टैट्यूटरी कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू ही एक स्टैट्यूटरी कमीशन एस्टेब्लिश करने की बात हुई थी, जो इसका नाम था साइमन कमीशन। उसको बोला गया था कि 10 साल के बाद रिव्यू किया जाएगा प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट की, इस एक्ट के प्रोविजंस हेल्पफुल थे कि नहीं गवर्नेंस में, कैसे क्या थे। लेकिन 2 साल पहले ही, मतलब ये 29 में आना था, ये नवंबर 1927 में ही साइमन कमीशन आ गया और इसमें 7 मेंबर्स थे, ऑल वर ब्रिटिश। तो इसीलिए इंडिया में जितनी भी पार्टीज थी उस टाइम, कांग्रेस, मुस्लिम लीग एटसेट्रा, सबने इस कमीशन को बाइकआउट भी किया था। वो हमने हमें पता भी है हिस्ट्री में। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस एस्टेब्लिश हुआ था, जिसको नरेंद्र मंडल भी कहा था। ये भी एस्टेब्लिश हुआ था, इसका भी पर्पज़ यही था कि जितने भी उस टाइम प्रिंसेस थे तो उनके साथ कोलैबोरेट करना और कॉमन मैटर्स पे डिस्कशन करना, और इट वाज़ हेडेड बाय द वायसराय। ओके, ओके पॉइंट है, ठीक है? देन साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी, और साइमन कमीशन ने कुछ प्रपोजल्स दिए कि डायरकी को अबॉलिश करने की बात करी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द प्रोविंसेस। देन फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात हुई और कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू किया गया। अब ये जो प्रपोजल्स थे साइमन कमीशन के, उनको कंसिडर करने के लिए 3 राउंड टेबल्स हुई हैं अमंग ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इन डिस्कशंस के बेसिस पे एक व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वो प्रिपेयर कर दिया किया गया था, एंड इट वाज सबमिटेड टू द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी। और जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी थी, एंड इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उनको बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया, ठीक है? अब देखते हैं कम्युनल अवार्ड क्या होता है। कम्युनल अवार्ड बेसिकली क्या हुआ, अगस्त 1932 में जो रामसे मैकडोनल्ड उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, यूके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको कंटिन्यू किया। साथ में ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको एक्सटेंड कर दिया गया डिप्रेस्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट, ठीक है? यही चीज़, इसी चीज़ को बोला गया कम्युनल अवार्ड, ठीक है? एक्सटेंशन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। बट गांधी जी वाज अगेंस्ट दिस बिकॉज इट वुड डिवाइड द हिंदूज। तो उन्होंने येरावाड़ा जेल इन पुणे में फास्ट अनटू डेथ किया। फाइनली पूना पैक्ट पास हुआ बिटवीन कांग्रेस एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और पूना पैक्ट ने क्या रिटेन किया कि जो हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम रहेगा, मतलब हिंदू कैंडिडेट है उसको सारे हिंदू वोट कर सकते हैं, प्लस कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। ये मान लो कि जो आज का जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है ना, वो कुछ कुछ इस तरह से ही है, जैसे जो एससी एसटीज के लिए सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है? बट जो इलेक्टोरेट है वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट है, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं है। ब्रिटिश ने इस चीज को पूना पैक्ट को एक्सेप्ट किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये जो रिप्रेजेंटेशन थी दैट वाज एज पर मॉडिफाइड कम्युनल अवार्ड। मतलब मॉडिफाइड कम्युनल अवार्ड यही है ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल कास्ट और डिप्रेस्ड क्लासेस की बजाय एक ज्वाइंट हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहेगा, और साथ में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी, ठीक है? ये मॉडिफाइड कम्युनल अवार्ड था। ओके, देन फाइनली हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ये जो था काफ़ी लेंदी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, जिसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे, ठीक है? और इसी से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इंस्पायर्ड है। जैसे हम कहते हैं ना कि लार्जेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी लेंदी, तो उसका एक रीज़न ये भी है दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो खुद अपने आप में काफ़ी लेंदी था। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक नेक्स्ट माइलस्टोन था टुवर्ड्स द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अगेन वही अकाउंटेबल गवर्नमेंट, उसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर क्या-क्या चीज़ें प्रपोज़ हुई थी? इन्होंने प्रपोज़ किया ऑल इंडिया फेडरेशन, दो इट वाज़ नेवर इम्प्लीमेंटेड। ऑल इंडिया फेडरेशन के अंडर फेडरल सब्जेक्ट को 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जैसे अभी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है 3 लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल। बट
जो रेजिड्यूरी पावर्स थी वो गवर्नर जनरल और वायसराय के पास रहनी थी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन पीवाईक्यू में भी पूछा हुआ है कि एज पर दिस एक्ट रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास थी, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के पास। प्रोविंसेस में जो डायरकी सिस्टम था उसको अबोलिश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि डायरकी में क्या था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स का बाइफरकेशन किया हुआ था और ड्यूअल गवर्नेंस था। तो चीज़ें प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी और करप्शन था, तो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की इसकी शुरुआत हुई यहाँ से, और जो डायरकी प्रोविंसेस पे एंड हुई और डायरकी एट सेंटर इन्होंने स्टार्ट करने की बात की, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था अगेन। रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, मतलब जो सेंटर के जो सब्जेक्ट्स थे उनको भी रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में डिवाइड करने की बात हुई थी। ठीक है, देन बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ है? रिकॉल करो, बाइकैमरलिज्म सेंटर पे स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से बाइकैमरलिज्म की शुरुआत हुई थी, और 1935 वाले एक्ट में प्रोविंसेस पे भी बाइकैमरलिज्म की बात हुई, जिसमें से जैसे उस टाइम 11 प्रोविंसेस हुआ करती थी, तो बोला कि 6 प्रोविंसेस पे बाइकैमरलिज्म होगा, मींस अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जिसमें से ये 6 के नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि पूछा जा सकता है। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, 3 इंपॉर्टेंट तो हैं ही, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, देन बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, मैप से याद कर लो, इधर जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, इस तरह से। देन सीट्स रिजर्व्ड, शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई। ये याद रखना है कि शेड्यूल कास्ट को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड नहीं हुई थी, उनके लिए सीट्स रिजर्व करी थी, और साथ ही ना इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने वुमेन और लेबर आई मींस वर्कर्स के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का भी प्रोविजन प्रोवाइड किया। ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को गाइड करने के लिए बनी थी 15 मेंबर की, वो उसका अबोलिशन हुआ, और जो फ्रेंचाइजी थी, राइट टू वोट था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, और अराउंड 14% पॉपुलेशन थी उनके पास उस टाइम तक वोटिंग राइट्स आ गए थे। इस एक्ट के थ्रू आरबीआई एस्टेब्लिश किया गया, और पब्लिक सर्विस कमीशंस, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो प्रोविजन है तीनों सर्विस कमीशंस का, ये आया है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, देन फेडरल कोर्ट 1937 में एस्टेब्लिश हुआ। एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि बर्मा उस टाइम तक इंडिया का पार्ट हुआ करता था, और इसी एक्ट से बर्मा को सेपरेट कर दिया गया, जो आज का म्यांमार है, इंडिया से सेपरेट हुआ था इस एक्ट के थ्रू। देन फेडरल रेलवे अथॉरिटी, रेलवे मैटर्स को देखने के लिए स्पेशली फेडरल रेलवे अथॉरिटी एस्टेब्लिश हुई। 2 न्यू प्रोविंसेस एस्टेब्लिश हुए, ओडिशा, सिंध, एंड इस वाले एक्ट के अंडर कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए थे टू सेफगार्ड माइनॉरिटीज। ठीक है, एंड पोस्ट ऑफ ऑडिटर जनरल टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द फेडरल एज वेल एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि एक तो आरबीआई वाला, और ये 3 पब्लिक सर्विस कमीशंस, फेडरल कोर्ट, सेपरेशन ऑफ बर्मा, फेडरल रेलवे अथॉरिटी, एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन एंड लेबर, बाइकैमरलिज्म एट प्रोविंसेस 6 आउट ऑफ 11, एंड डायकी एट सेंटर एंड डायकी एट प्रोविंसेस एबोलिशन। ठीक है, और ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोविजन ये रिवाइज भी हो गया। ठीक है, देन कम्स द लास्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। देखो, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया है और इसका बैकग्राउंड क्या रहा है? जो पीएम क्लेमेंट अटली थे, उन्होंने फेब 1947 में ही अनाउंस कर दिया कि इंडिया में अब ब्रिटिश रूल एंड होने वाला है, और बाय जून 30th 1948 वी विल हैंड ओवर द गवर्नेंस इन द रिस्पॉन्सिबल हैंड्स ऑफ इंडियंस। लेकिन मुस्लिम लीग ने एजिटेशन किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे, हमें तो पार्टीशन चाहिए, उन्होंने पार्टीशन डिमांड की। देन फिर 3 जून 1947 को पार्टीशन प्लान आया, और उसी को माउंट बैटन प्लान भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, बहुत सारे जैसे प्लान्स होते हैं, तो पार्टीशन प्लान जैसे होता हो सकता है कि पार्टीशन प्लान में बोल दे कि कैबिनेट मिशन को बोला गया था, वेबल प्लान को बोला गया था, नहीं, पार्टीशन प्लान वाज द माउंट बैटन प्लान। और इसको इफेक्ट कहाँ से मिला? इट गॉट इफेक्ट बाय द एक्ट ऑफ 1947, और 15 अगस्त 1947 से पार्टीशन केम इनटू एनफोर्स, इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्री बन गए। ठीक है, 2 डोमिनियंस बन गए एज पर 1947 स्टेटस। तो इस एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं? इस एक्ट के प्रोविजंस हैं कि एक्ट ने एंड कर दिया ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो याद रखो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने। ब्रिटिश रूल एंड किसने किया?
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, ठीक है। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया इंडिया को इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। देन इस एक्ट ने एम्पावर किया कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज ऑफ बोथ द डोमिनियंस टू फॉर्म एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन विद सोवरेनिटी एज पर देयर चॉइस। वायसराय की पोस्ट थी वो अबोलिश कर दी गई, बट गवर्नर जनरल हर एक डोमिनियन के लिए अपॉइंट किए गए बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने वो कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन, और मोहम्मद अली जिन्ना वाज द पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। ये याद रखना है। अभी ये चीज़ होगी कि भाई ठीक है हम तो इंडिपेंडेंट हो गए, फिर भी ब्रिटिश किंग क्यों ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं? क्योंकि हम अभी डोमिनियन ही है, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के कोई रूल्स और लॉज इंडिया पे नहीं लगेंगे, बट स्टिल जो गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट था वो टू बी डन बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट, क्योंकि नॉमिनल हेड अभी भी ब्रिटिश किंग ही थे, जिसका एंड होता है जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट होता है 26 जनवरी 1950 को। इन्होंने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस था उसको अबलिश कर दिया गया और उसके जो फंक्शंस थे वो ट्रांसफर कर दिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ। अब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या है? ये सारे अराउंड आई थिंक 56 नेशंस हैं, वो सारे नेशंस हैं जो किसी न किसी टाइम पे ब्रिटिश के अंडर आया करते थे, ठीक है। लाप्स ऑफ पैरामाउंसी और प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स पे एक तरह से पैरामाउंसी थी ब्रिटिश की, मतलब प्रिंसली स्टेट्स अपना गवर्न कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर जो फाइनल अथॉरिटी थी वो ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, तो उसका लैप्स हो गया। और जो उनको प्रिंसली स्टेट्स को पावर दी गई कि भाई यू आर फ्री टू ज्वाइन एनी ऑफ द डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। और जो जब तक हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक ईस्ट डोमिनियन was to be governed by the Government of India Act 1935, हैंड ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश मोनार्क की जो विटो थी टू असेंट द बिल्स एटसेट्रा वो खत्म कर देगी और गवर्नर जनरल को पावर दे देगी टू असेंट द बिल्स इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको एक तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बन गई, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स बना दिया गया उनको, और एंड दे वर टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो टाइटल्स थे उस टाइम ब्रिटिश रॉयल्स के पास, तो उनमें एक टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया, तो वो एम्परर ऑफ इंडिया वाला टाइटल खत्म हो गया। सिविल सर्विसेज का अपॉइंटमेंट एंड रिजर्वेशन पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करते थे, उस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और फिर जो हमारा सिविल सर्विसेज हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आ गई हैं फाइनली, ठीक है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ऑलमोस्ट सारे एक्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। ये देखो 1947 एक्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, माउंटबेटन प्लान के अंडर ये एक्ट इन्फोर्स हुआ है। देन ब्रिटिश रूल का एंड हो गया है, ठीक है। इंडिया का पार्टीशन और वायसराय की पोस्ट अबोलिशन, अबोलिशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लाप्स ऑफ पैरामाउंसी, और ये प्रिंसली स्टेट्स के पास चॉइस टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। और जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता ईस्ट डोमिनियन वाज टू बी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंपॉर्टेंट जगह यही थे। अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो देखो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें क्या याद हुआ है, कितना समझ आया है। तो हम एक बार रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद एक क्विक रिवीजन टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से भी हम एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। 2 वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई है, बट एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपके मिनिमम 2 मार्क्स तो सिक्योर हो गए हैं एटलीस्ट, ठीक है। देखो अब हम थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। कि जैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ? मतलब कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई? तो ध्यान रखो कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो प्रोविज़न है, दैट वाज़ ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में डायकी सिस्टम आया। डायकी में रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल इंडियंस के हाथ में आए ना, जो इंडियन मिनिस्टर्स थे या इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके हाथ में ट्रांसफर सब्जेक्ट्स आए। देन फिर 1935 का एक्ट, उसमें प्रॉपर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई है। देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसमें तो फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गई। देन जो चार्टर एक्ट्स हैं, चार्टर एक्ट्स में बेसिकली 1793 से 1853 तक आए हैं। तो ये जो चार्टर एक्ट्स हैं, इन्होंने ग्रेजुअली कंपनी की मोनोपोली को रिड्यूस कर दिया, ट्रेड मोनोपोली को। पता ही है ना कि हाँ, ठीक है, यहाँ पे 20 साल के लिए एक्सटेंड किया था, लेकिन फिर यहाँ पे एंड कर दिया विद एक्सेप्ट ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। फिर 1833 में तो कंप्लीटली एज ए कमर्शियल बॉडी एंड कर दिया गया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी जस्ट रिमेन एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। फिर 1853 में कुछ बात ही नहीं हुई कि हाँ, कितना क्या टर्म ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सटेंड होना है, क्या कुछ नहीं, कुछ बात नहीं। इसका मतलब यहाँ से डिसाइड हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कभी भी एंड हो सकता है। एंड फाइनली 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हो गई और
रूल स्टार्ट हो गया है ग्राउंड। तो ग्रेजुअली रिड्यूस कंपनीज मोनोपोली, इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज। ये जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? जब हम 93 से 1853 की तरफ जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कंपनी की मोनोपोली रिड्यूस होती जा रही है, ओपन कॉम्पिटिशन सिविल सर्विसेज के लिए इंट्रोड्यूस होता जा रहा है। जैसे 1833 में थोड़ी बात हुई, फिर 53 में जाके फाइनली इम्प्लीमेंटेशन हुई। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया ना, तो सेंट्रलाइजेशन हुआ है चार्टर एक्ट से, ठीक है? और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जब हम याद करते हैं, तो हम रिकॉल करेंगे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ से शुरुआत हुई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखो, सबसे पहले 1858 वाला जो एक्ट था, उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एज़ ए पोस्ट स्टार्ट हुई। फिर 1858 से 1935 तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज़ द मोस्ट पावरफुल ब्रिटिश ऑफिशियल ओवरसीइंग इंडिया। फिर देन 1935 से 47 पावर ग्रेजुअली रिड्यूस हुई। क्यों? क्योंकि इंडिया मूव टुवर्ड्स अ सेल्फ गवर्नेंस, और 1947 में तो पोजीशन वाज़ अबॉलिश्ड। ठीक है? तो ये याद रखेंगे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस है बेसिकली 1858 से लेके 1947 तक इस तरह से रहा है। ठीक है? देन डायरकी का इवोल्यूशन कैसे हुआ? देखो, ये इस चैप्टर में हमने वैसे बंगाल में जो हुआ था उसकी ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन हमें बात की ना कि जो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे, तो ये फर्स्ट डायर की थी। डायर की मतलब पहले DIAR से HY यूज़ हुआ था, फिर ओवर द टाइम फिर काउंसिल एक्ट्स में ये डायर की स्पेलिंग आई थिंक ये वाली यूज़ हुई है, बट मीनिंग दोनों का एक ही है, डुअल गवर्नमेंट। तो जो फर्स्ट डायर की थी, तो बंगाल में उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे, और जो नवाब थे उनके पास निजामत मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस रिलेटेड टास्क थे। मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो डिसीजंस लेते थे, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन और टैक्स वगैरह से रिलेटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ड्यूअल गवर्नेंस है उस टाइम पे। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने इस चीज़ को अबॉलिश कर दिया था 1772 में, और सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि अगेन वही करप्शन थी, चीज़ें सही से ऑर्गेनाइज़ नहीं हो रही थी, तो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया और ये डायरकी खत्म कर दी थी। देन फिर उसके बाद डायरकी इंट्रोड्यूस हुई इन प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है? उसमें रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड लीव्स। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें डायरकी प्रोविंसेस में अबॉलिश हुई और प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी स्टार्ट हुई। अबॉलिश्ड एट प्रोविंसेस, ठीक है? देन सेंटर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू डायरकी स्टार्ट हुई, बट नेवर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है? तो ये चीज़, ये थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग हुई, मतलब हम याद कर रहे हैं कि अच्छा रिस्पांसिबल गवर्नमेंट का प्रोविज़न कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर कैसे चेंज हुआ। देन ऐसे चार्टर एक्ट्स थे, वो उन्होंने मतलब ओवर द टाइम क्या-क्या किया। देन यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है? ऐसे इवोल्यूशन ऑफ डायरकी, ठीक है? आई थिंक ये लग रहा होगा कि मैं चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, बट ये एक तरह से हम रिवाइज़ भी कर रहे हैं पढ़ते टाइम, ठीक है? अब मैं आपको एक क्विक रिवीजन टेबल प्रोवाइड कर रही हूँ। अब हम एक बार क्विक रिवीजन और कर लेते हैं क्रोनोलॉजिकली, ठीक है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इट वाज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वारेन हेस्टिंग्स सबसे पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे, एंड देन सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट। अब रेगुलेटिंग एक्ट में 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हो गया? चलो, ठीक है। देन पिट्स इंडिया एक्ट, ये ड्यूअल कंट्रोल स्टार्ट हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनके पास, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाले थे, ठीक है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एज़ ए न्यू बॉडी एस्टेब्लिश हुई टू ओवरसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? तो एक तो ड्यूअल कंट्रोल और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है? देन चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो एंड हो गई, एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेडिंग चाइना, और क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया गया टू वर्क इन इंडिया। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। विलियम बेंटिंग्स ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उनका एंड हो गया, और ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई थी, और ये सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लाने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे, ठीक है? देन उसके बाद चार्टर एक्ट 1853, फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन आया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया 1855 में। और एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेग्रीगेट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। इंडिया इंडिया केम अंडर ब्रिटिश क्राउन, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एज ए न्यू ऑफिस क्रिएट हुआ।
देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत होगी ना, और अलाउड इंडियंस टू बी नॉमिनेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो 3 मेंबर्स नॉमिनेट हुए थे बाय द लॉर्ड कैनिंग, याद रख लेंगे। देन इंडियन काउंसिल एक्ट इंक्रीज इंडियन रिप्रेजेंटेशन, मतलब चीज़ें इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है ना, मतलब नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी बढ़ रही है, स्टिल नॉमिनेटेड नॉट इलेक्टेड, ठीक है। देन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, सेपरेट इलेक्टोरेट, देन फर्स्ट टाइम इंडियंस वर इंक्लूडेड इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और सबसे पहले ऐसे कौन बंदे थे, नाम बताना, सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, डायरकी इन प्रोविंसेस, सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर और रिजर्व लिस्ट में डिवाइड किया गया, और डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, देन ऑल इंडिया फेडरेशन, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, प्रोवाइडेड 1935 सेपरेट इलेक्टोर फॉर माइनॉरिटीज, साथ में वुमेन एंड लेबर के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, इनके लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन थी, याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, वुमेन और लेबर को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, नहीं ऐसा नहीं था, इनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी थी, बट नॉट द सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ब्रिटिश रूल एंड हो गया, और उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान के 2 डोमिनियन इंडिपेंडेंट नेशंस क्रिएट हो गए, और प्रिंसली स्टेट को अलाउ किया कि भाई तुम्हें जो ज्वाइन करना है वो कर लो, ठीक है। बाद में फिर लेकिन हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ते हैं कि किस तरह से प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेटेड पार्ट बना दिया गया इंडिया का, ठीक है। ओके, तो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर एस्पिरेंट्स। Also give your feedback. Is this pattern fine or I should improve something, because I am planning to bring such revision videos for each and every important chapter of Lakshmikant before your prelims exam. So please leave your comments and stay tuned for the next video on the next chapter. Thank you. Wish you all the best. God bless you all.